हाय गाइस, नाउ यू आर लॉग इन अनुभव एकेडमी। हमारी सीरीज क्विक रिवीजन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे इसी तरह के वीडियोस आपको आगे मिल सकें। आज हम इसके पिछले वीडियो में जिस टॉपिक का क्विक रिवीजन किया है उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चंस को देखने से पहले आप उसको पॉज करें, उसके आंसर स्वयं दें रिवीजन नोट्स पढ़ने के बाद, और उसके बाद आंसर्स को देखें। आइए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? पहला, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1892, 1909 या फिर भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका सही आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? किसकी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मिंटो मार्ले सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। ये क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी 2019 के प्री के एग्जाम में। तो इसका सही आंसर है मिंटो मार्ले सुधार 1909। इसका राइट आंसर है। क्या दिया गया था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम मिंटो मार्ले सुधार 1909 के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? किसकी? संघीय न्यायालय। ऑप्शन दिया हुआ है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी 2014 में। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस ग्वेवर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसके पहले वाले क्वेश्चन में अभी हमने पढ़ा था 1 अक्टूबर 1937 को किया गया था। ये कब पूछा गया था? यूपीपीएससी के मेंस के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? कब पूछा गया था? यूपीपीएससी 2008 में। ऑप्शन दिया है 1909 के अधिनियम के अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1919, 1935 या 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैध शासन की अधिनियम स्थापित किया गया। आइए समझते हैं इसके बारे में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। पहला आरक्षित अर्थात रिजर्व और हस्तांतरित विषय अर्थात ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया?
केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली। इसके पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 1909 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? किसके बारे में? 1919 के भारत शासन अधिनियम। पहला क्या बोल रहा है? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। बिल्कुल सही है। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। यह तो 1909 में ही कर दिया गया था। इसके बाद तीसरा दिया हुआ है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। बिल्कुल सही, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 ये गलत। तो इसका सही आंसर होगा केवल 1 और 3। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध अर्थात डुअल शासन की स्थापना की गई। ऐसे प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासन को 2 श्रेणी में बांटा गया, पहला आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। साथ ही केंद्र और प्रांतों में शक्तियों के विभाजन के लिए अनुसूची में विषयों का विभाजन किया गया। और जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ध्यान से पढ़ेंगे, द्विसदनीय बनाई गई क्या? भारतीय विधान पालिका। ये कब पूछा गया था प्रश्न? यूपीपीएससी 2008 में। आइए ऑप्शन देखते हैं। 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, दूसरा 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1919 के भारतीय काउंसिल या भारत सरकार अधिनियम द्वारा, चौथा 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था तथा उसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा अर्थात सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत उसके 140 सदस्यों में से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? इसके पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था द्विसदनीय विधायिका कौन सा एक्ट लाया? 1919। इसका सही आंसर है, यह पूछा गया था एमपीपीएससी प्री 2013 में। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। क्या करने की? निर्गत। क्या क्या ऑप्शन है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1947। यूपीपीएससी मेंस 2008 का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही आंसर है। आइए और पढ़ते हैं। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? ऑप्शन 1926 बिल्कुल हुआ था, 1937 ये नहीं हुआ था, तीसरा 1945। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव
भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं एमपीपीएससी 2017 का। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ध्यान रखेंगे दोस्तों, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत ये दिया गया था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? जैसा कि हमने अभी पढ़ा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। इसको अच्छे से समझेंगे दोस्तों, कई क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जा चुके हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। क्या किया गया था? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा 1935। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखेंगे, द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। राज्य में समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देसी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं। अगला प्रश्न, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। ध्यान रखेंगे, कौन सी विशेषता नहीं थी? इसके पहले वाले प्रश्न में हमने पढ़ा था। पहला, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। बिल्कुल सही। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे? नहीं। तीसरा, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। बिल्कुल सही। चौथा, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया। बिल्कुल सही। तो इसमें मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? बी। इसका मतलब इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, यूपीपीएससी मेंस 2013। ध्यान देंगे दोस्तों, कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं 1935 के अधिनियम से। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। किसके द्वारा? आंसर नंबर सी, 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान हमने पढ़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ये पूछा गया था यूपीपीएससी 2012 में। दोस्तों, हमें धीरे धीरे क्वेश्चन सारे याद हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, इसीलिए क्वेश्चंस को देखते रहें, सुनते रहें। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? 1909 नहीं, 1919 नहीं। ये तो हम जानते हैं दोस्तों, ये दिया गया था 1935 में, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा इसका सही आंसर। तो इसको हम ध्यान रखेंगे दोस्तों, संघीय शासन की व्यवस्था जैसा कि हमने पढ़ा था अभी इसके पहले 1935 में दी गई थी। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थीं? दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, यूपीपीएससी मेंस 2008 और आईएएस प्री 2018। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां, ये हमने पढ़ा था इसके कुछ क्वेश्चन पहले में, गवर्नर जनरल को दी गई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया
हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। तो कौन सा नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान ये महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव 1935 के लिए नहीं था। आइए समझेंगे कैसे। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। ध्यान रखेंगे, 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था। अन्य तीनों विकल्पों में भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। इसके अलावा जो तीनों विकल्प हमें प्रश्न में दिए गए हैं। अगला प्रश्न, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यूपी लोअर सब प्री 2015 में पूछा गया था। दोस्तों 1935 तो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसको ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है 1935। क्या क्या लिया गया है आइए हम पढ़ते हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। पहला, संघात्मक सरकार की स्थापना, इसी से लिया गया। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि कई मुद्दे 1935 से लिए गए थे। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, यूपीपीएससी मेन 2011। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो बर्मा भारत से अलग हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। आइए पढ़ते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। दोस्तों मैं जो भी आंसर पढ़ता हूं वो स्क्रीन में आपको दिखता है। आप स्क्रीन या वीडियो को पॉज करके एक बार स्वयं आंसर को पढ़ें। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और भविष्य में भी ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल सकें। नमस्कार दोस्तों।